इस चर्चा का विषय है हिंदी भाषा का क्षेत्र, जिसमें हम मूल रूप से हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी के संकल्पना पर विस्तार से विचार करेंगे। ये तीनों हिंदी की साहित्यिक शैलियाँ मानी गई हैं। ये तीनों अर्थात हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी की संकल्पना शैली की संकल्पना से जुड़ी हुई है। यानी स्टाइल का जो संदर्भ समाज भाषा विज्ञान में आया या शैली विज्ञान में आया, उसने हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी को शैलीय भेद के रूप में देखने का प्रयत्न किया। भाषाविदों ने इन्हें हिंदी की साहित्यिक शैलियाँ कहा है, लिटरेरी स्टाइल्स ऑफ हिंदी। ये संस्कृत निष्ठ हिंदी एक तरफ है, अरबी फारसी निष्ठ उर्दू दूसरी तरफ है, और इन दोनों का आधार खड़ी बोली है। ये यहाँ ध्यान दीजिए कि खड़ी बोली मुसलमानों के आगमन के बहुत पहले से भारत में विद्यमान थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ के आसपास के हिस्सों में ये बोली जाती थी और इसका विस्तार बोलचाल की भाषा के रूप में दिल्ली तक था। हिंदी शब्द पर यदि विचार किया जाए तो इसका प्रचलन हमें इतिहास में भिन्न भिन्न नामों से मिलता है। कभी इसे हिंदवी कहा गया, कभी हिंदुई, कभी देहलवी, कभी खड़ी बोली, कभी रेख्ता और कालांतर में हिंदुस्तानी। अर्थात ये सब एक ही भाषा के भिन्न भिन्न नाम हैं जो भिन्न भिन्न इतिहास क्रम में दिए गए हैं। इस संबंध में कुछ तथ्यों पर हमें ध्यान देना चाहिए, तभी ये स्पष्ट होगा कि हिंदी भाषा क्षेत्र में हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी की क्या भूमिकाएं हैं, इनका क्या इतिहास है और इनका वास्तविक स्वरूप हम किस तरह से पहचान सकते हैं सामाजिक संदर्भ में। पहली बात इसमें है कि हिंदी, उर्दू एक ही भाषा के दो नाम है, जिसे पहले उर्दूए मुअल्ला कहा गया था। उर्दूए मुअल्ला का अर्थ है छावनी की भाषा। ये आप जानते हैं कि जब मुस्लिम शासन काल में युद्ध के लिए सेनाएं निकलती थीं तो वो कहीं न कहीं छावनी डालती थी। इस छावनी में विभिन्न भाषाओं के लोग एक दूसरे से मिलते थे। उस छावनी में ही सैनिक के रूप में अनेक भाषाओं वाले लोग रहते थे और उन सब के बीच जो बोलचाल की भाषा प्रचलित थी उसे उर्दूए मुअल्ला कहा गया। अर्थात वो छावनी की भाषा थी। सामान्य लोगों के, सैनिकों के लिए जो लोग सामान ले आते थे, फल, दूध, सब्जी, अनाज आदि, उनके साथ बातचीत में इस भाषा का प्रयोग किया जाता था। ये बात 18वीं शताब्दी की है। ये जो उर्दूए मुअल्ला है ये वास्तव में हिंदी है। इसके अनेक उदाहरण हमें विभिन्न रचनाओं में इतिहास लेखकों ने दिए हैं। इसे दोनों ही समुदाय बोलते, समझते और इसमें लिखते थे। ये ध्यान देने की बात है कि हिंदू और मुसलमान दोनों इस बोलचाल की भाषा में लिखते भी थे, इन्हें बोलते भी थे और एक दूसरे की बात बहुत आसानी से समझ भी लेते थे। इसलिए ये मौखिक संप्रेषण का बहुत बड़ा साधन था ये भाषा रूप। दूसरी बात कि जो लोग उर्दू को मुसलमानों की भाषा कहकर सांप्रदायिक रंग देते हैं
वे यह भूल जाते हैं कि भारत का मुसलमान देश के जिस इलाके में रहता है वहाँ की इलाकाई भाषा वो बोलता है। उदाहरण के लिए ये कहा जाता है कि ये भेद हिंदी उर्दू का, या हिंदी को हिंदुओं की भाषा और उर्दू को मुसलमानों की भाषा कहने का जो भेद पैदा किया वो अंग्रेज़ों ने किया। उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की कलकत्ते में, और ये जानबूझकर कुछ विद्वानों को बैठाकर उन्होंने ऐसी रचनाएं लिखवाईं, जैसे इंशाअल्लाह खां से उन्होंने ऐसी रचनाएं लिखवाईं जो बिल्कुल फ़ारसी, अरबी फ़ारसी निष्ठ उर्दू में थीं, और इसी तरह सदल मिश्र और लल्लू जी लाल से ऐसी रचनाएं लिखवाईं जो बिल्कुल संस्कृत निष्ठ हिंदी में लिखी गई थी। और इस तरह अंग्रेज़ों ने यह सिद्ध करने की कोशिश की कि हिंदी हिंदुओं की भाषा है और उर्दू मुसलमानों की, और ऐसा करके ब्रिटिश शासन ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हिंदी उर्दू की दीवार खड़ी की और एक सांप्रदायिक भावना, कम्युनल भावना इन दोनों समुदायों के बीच में पैदा कर दी। जैसा कि इसके पहले 18वीं शताब्दी में हमने देखा कि उर्दू मोहल्ला दोनों समुदायों की सहज सामान्य भाषा थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसे अलग अलग करने का प्रयत्न किया, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उर्दू किसी भी रूप में केवल मुसलमानों की भाषा नहीं है। जैसा अभी कहा गया कि भारत का मुसलमान जिस भाषा क्षेत्र में रहता है वह वहाँ की भाषा का प्रयोग करता है। केरल का मुसलमान मलयालम बोलता है, तेलंगाना का मुसलमान तेलुगु बोलता है, महाराष्ट्र का मुसलमान मराठी बोलता है, गुजरात का गुजराती बोलता है। उसे उर्दू का ज्ञान ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एक भ्रम पैदा किया गया। इससे हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। भारत का सामान्य मुसलमान जो हिंदी क्षेत्र में रहता है वो भी बोली मिश्रित हिंदी बोलता है या हिंदी की बोलियों का, अवधी, ब्रज आदि का ही प्रयोग करता है। तीसरी बात, हिंदी और उर्दू की मूल चेतना एक है। मूल चेतना से तात्पर्य है जो भारत का मूल पक्ष है, जो उसकी मूल दृष्टि है, वो हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में हमें दिखाई देती है। बहुत पहले मध्य काल में ही जायसी ने पद्मावत नामक एक महाकाव्य लिखा, आप उससे परिचित होंगे। इस पद्मावत की कथा हिंदू राजा रानी की कथा है, पद्मावती और रत्नसेन की, और इसमें जितने प्रतीकों, बिंबों आदि का प्रयोग जायसी ने किया है वो सारे के सारे भारतीय प्रतीक और बिंब हैं। तो एक मुस्लिम रचनाकार होते हुए भी उन्होंने इस मूल चेतना को, भारतीय चेतना को पकड़ा और उसे अपने साहित्य में ले आए। इसलिए ऐसा कोई भेद करना गलत होगा। रहीम, रसखान जैसे कई कवि, मुस्लिम कवि हिंदी साहित्य में हुए हैं जो बराबर इस मूल चेतना के साथ रचनाएं करते रहे, और आधुनिक युग में भी अनेक ऐसे मुस्लिम लेखक हैं जो चाहे उर्दू में लिख रहे हों चाहे हिंदी में, उनके भीतर भारतीय चेतना ही मुख्य चेतना है। वो भारत की कहानी कहते हैं, वो भारत के लोगों की कहानी कहते हैं, वो भारत के गाँवों की कहानी कहते हैं, वो भारत के समाज की कहानी कहते हैं। उसमें कहीं हिंदी, हिंदू, मुस्लिम का कोई भेद हमें दिखाई नहीं देता। चौथी बात कि स्वतंत्रता की लड़ाई के समय गांधी जी ने इस मूल चेतना को, यानी भारतीय चेतना को हिंदुस्तानी की संकल्पना के माध्यम से पुनर्जीवित करने की कोशिश की।
उन्होंने ये देखा कि अंग्रेज जो हैं ये हिंदी उर्दू के नाम पर हिंदू और मुसलमानों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए गांधी जी ने हिंदुस्तानी को प्रचारित किया, उसके पक्ष में खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी ही वास्तव में भारत के सभी हिंदुओं और मुसलमानों की संपर्क भाषा है। महात्मा गांधी ने सांप्रदायिक भेद को मिटाने के लिए भाषा की विभिन्न प्रवृत्तियों को एक करने का बीड़ा उठाया। विभिन्न प्रवृत्तियों का मतलब है उच्च हिंदी और उच्च उर्दू, जो बनावटी कृत्रिम थी, जिन्हें फोर्ट विलियम कॉलेज ने कुछ लोगों को बैठाकर पैदा किया था, उस बनावटी रूपों को हटाकर गांधी ने ये कहा कि ये हिंदुस्तानी के पक्ष में हमें जाना चाहिए। तब ये जो दूरी है, सांप्रदायिकता जिसके कारण फैल रही है, वो दूरी मिट सकती है। वे मानते थे कि हिंदुस्तानी का प्रयोग सामान्य हिंदू मुस्लिम जनता अपने दैनिक व्यवहार में करती है। उच्च हिंदी और उच्च उर्दू पंडित और मौलवियों द्वारा आरोपित शैलियां हैं। ये कृत्रिम ही नहीं, आरोपित भी हैं, इन्हें ऊपर से थोपा गया है अंग्रेजों द्वारा। इसलिए इनके स्थान पर हमें ये देखना चाहिए कि हिंदुस्तानी ही मूलतः ऐसी संपर्क भाषा है जो दोनों समुदाय के लोगों में स्वीकृत है और वे इसी का प्रयोग करते हैं, न कि उच्च हिंदी और उच्च उर्दू का। एक ऐतिहासिक तथ्य ये भी है कि मुसलमानों के आगमन से पहले भारत में एक मिलीजुली भाषा प्रचलित थी, जिसे हमने अभी खड़ी बोली आदि कहा। मुसलमानों के आने के बाद तक इसका रूप बहुत परिष्कृत नहीं हुआ था। इस रूप में बहुत बड़े उर्दू के संत कवि हुए, अमीर खुसरो, जिन्होंने इसमें रचनाएं भी की। धीरे धीरे इसने सांस्कृतिक और साहित्यिक रूप भी ग्रहण कर लिया, जिसमें दाग, गालिब आदि ने रचनाएं की। इसका तात्पर्य यह है कि जो बोलचाल की हिंदुस्तानी या खड़ी बोली या हिंदवी प्रचलित थी, उसमें भी एक साहित्यिक लेखन का ऐतिहासिक क्रम हमें दिखाई देता है। और ये बिल्कुल सरल उर्दू आप कह लीजिए में लिखी गई रचनाएं हैं। कहीं कहीं उसमें अरबी फारसी का प्रभाव मिलता भी है, तो वो बहुत कम है। इसके पहले, जैसा मैंने कहा आपसे, हिंदी उर्दू का कोई भेद नहीं था, क्योंकि जो कृत्रिम ज़बान पैदा की गई थी वह कुछ लोगों तक ही सीमित थी। कई विद्वानों ने इसे कहा कि ये दरबारों की भाषा थी, मुगल दरबारों की। अंबिका प्रसाद वाजपेयी की एक पुस्तक है, उसमें उन्होंने ये बात कही है कि उर्दू की टकसाल में जो कृत्रिम ज़बान पैदा की गई वह शाही लोगों की ज़बान थी, न कि आम लोगों की। आम लोग इस ज़बान का प्रयोग नहीं करते थे, वो इस ज़बान को जानते भी नहीं थे। इसके पहले हिंदी उर्दू का ये भेद नहीं था। इस बात को और भी स्पष्ट किया जा सकता है कि मीर तकी मीर उर्दू के एक प्रसिद्ध शायर हुए। उनकी शायरी में हमें खड़ी बोली के और हिंदी की बोलियों के अनेक शब्द और रूप मिलते हैं। वे क्रिया रूप भी बोलियों के ही प्रयोग में ले आते हैं, जिन्हें बाकायदा बाद में सिद्धांत के आधार पर हटाकर फारसी के शब्दों को ले आने की प्रवृत्ति बढ़ी। यह प्रवृत्ति दूसरी तरफ भी बढ़ी, यानी सामान्य भाषा को हटाकर उसकी जगह संस्कृत शब्दों की ठूस ठास की गई। ये बात प्रसिद्ध भाषा शास्त्री बाबूराम सक्सेना ने कही है कि एक ऐसा समय था जब इस तरह का कोई अलगाव नहीं था, लेकिन बाद में
ये प्रवृत्ति बढ़ी कि उर्दू के नाम पर अरबी फारसी निष्ठ और हिंदी के नाम पर संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग करने की लोगों ने कोशिश की, लेकिन ये बात सत्य सिद्ध नहीं हुई। इसी प्रकार एक अन्य इतिहास चिंतक, भाषा चिंतक पद्म सिंह शर्मा ने भी लिखा कि प्रचलित ठेठ हिंदी शब्दों का बहिष्कार और उसकी जगह अप्रचलित अरबी फारसी या संस्कृत शब्दों की भरमार इस भाषा भेद का प्रधान कारण है। ये प्रवृत्ति पहले न थी। अर्थात आप देख रहे हैं कि सभी प्रमुख विद्वानों ने इस बात को सिद्ध किया, प्रमाणित किया अनेक उदाहरणों के साथ कि हिंदी उर्दू जैसा कोई भेद सदियों तक भारत में नहीं था। ये एक पैदा किया हुआ कृत्रिम और आरोपित भेद है, जिसके कारण हिंदू और मुसलमानों के बीच भेद पैदा करने की कोशिश की गई। लेकिन ये बहुत दिन तक ये चालाकी या कहिए यह जो अंग्रेज़ों ने जो ये एक षड्यंत्र रचा था, ये चल नहीं पाया। अंग्रेज़ों ने इस प्रवृत्ति को हवा दी। जैसा कि कहा गया, उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। इंशा अल्लाह खां, लल्लू जी लाल और सदल मिश्र के माध्यम से इसे सामने लाने की कोशिश की, लेकिन हमारे अनेक विद्वानों ने उनकी इस षड्यंत्रकारी नीति का विरोध ही नहीं किया, उनकी इस नीति के बिल्कुल तार्किक ढंग से उसका विरोध करते हुए ये सिद्ध किया कि हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी का जो भाव है वो भिन्न है। प्रेमचंद हिंदुस्तानी के पक्षधर थे। उनके अनुसार, उन्हीं की पंक्तियां मैं यहाँ दे रहा हूँ, वस्तुतः बोलचाल की हिंदी और बोलचाल की उर्दू दोनों में न कोई मौलिक भेद है और न व्यावहारिक कठिनाई। यानी जो आम बोलचाल की, समझने की, लेखन की भी सामान्य शैली प्रचलित थी, वो हिंदू और मुसलमानों के लिए समान थी। इसलिए प्रेमचंद उसके पक्ष में खड़े हुए और उसमें लिखा भी उन्होंने। शुरुआत उन्होंने उर्दू में लिखने से की और फिर जब हिंदी में लिखा तब भी इसी मिली जुली हिंदुस्तानी का प्रयोग उन्होंने किया। 1917 में गांधी जी ने भी इस बात को बहुत स्पष्ट कर दिया था कि हिंदी उर्दू दो भाषाएं नहीं हैं, इनमें भेद केवल लिपि का है। और लिपि बदलने से आप जानते हैं भाषा नहीं बदलती। कई भाषाएं ऐसी हैं जो एक ही लिपि का प्रयोग करती हैं और कई भाषाएं ऐसी भी हैं जो भिन्न भिन्न लिपियों का इस्तेमाल करती हैं। जैसे हिंदी, उर्दू फारसी लिपि में भी लिखी जा सकती है और देवनागरी में भी। और इसी तरह रोमन लिपि विश्व की कई भाषाओं ने अपना रखी है, चाहे वो फ्रेंच हो, जर्मन हो, इटैलिक हो। ये लोग एक ही लिपि अपनाते हैं लेकिन भिन्न भाषाएं हैं। तो लिपि भिन्न होने से भाषा भिन्न नहीं होती, ये भी बात गांधी जी ने स्पष्ट कर दी। अब ये स्पष्ट है कि हिंदी और उर्दू अपने मूल रूप में एक ही भाषा है। उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाने वाली खड़ी बोली का ही एक रूप या शैली है। इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत है कि उर्दू को अगर उर्दू अलग से माने भी तो ये फारसी लिपि में लिखी जाने वाली खड़ी बोली का ही एक रूप है, एक शैली है। ये भी समझ लेना आवश्यक है कि हिंदुस्तानी कोई स्वतंत्र भाषा नहीं है, वरन हिंदी का ही एक सरल बोलचाल वाला रूप है जो विभिन्न नामों से अलग अलग कालखंडों में हम इसे पाते हैं। हिंदवी, हिंदवी, खड़ी बोली, रेख्ता आदि।
हिंदी खड़ी बोली का वो संस्कारित रूप है जिसके भीतर अनेक साहित्यिक शैलियाँ हमें मिल जाती हैं, जिसकी चर्चा हमने की, उच्च हिंदी, उच्च उर्दू और हिंदुस्तानी। ये इसकी साहित्यिक शैलियाँ हैं और इन तीनों शैलियों में लेखन की परंपरा हमें मिलती है। उर्दू को एक स्तर पर हिंदी की शैली माना जा सकता है, कई विद्वानों ने माना है, लेकिन एक दूसरे स्तर पर उर्दू एक विशिष्ट संस्कृति से संबंधित साहित्यिक भाषा है। एक ऐसी भाषा जिसमें मुस्लिम संस्कृति का भी समावेश रहता है और वो एक अलग तरह का रस देने वाली साहित्यिक शैली है। इसीलिए उर्दू साहित्य के लेखन का एक अपना इतिहास भी है और उसका अपना स्वरूप भी है। लेकिन जब वो देवनागरी लिपि में अंतरित होकर पाठकों के सामने आती है तो हिंदी उर्दू का भेद कर पाना बहुत कठिन हो जाता है। हमारे एक बहुत बड़े चिंतक जिन्होंने हिंदी उर्दू हिंदुस्तानी पर बहुत काम किया, प्रोफेसर रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव का ये कहना है कि हिंदी उर्दू का सवाल उतना भाषाई नहीं है जितना कि ये भाषाई अस्मिता से जुड़ा हुआ है। ये सोशल या लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी का प्रश्न ज़्यादा बना हुआ है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इसे लैंग्वेज आइडेंटिटी का प्रश्न बना दिया था कि हिंदी हिंदुओं की और उर्दू मुसलमानों की भाषा है। इसलिए बहुत से मुसलमान उर्दू को अपने साथ आइडेंटिफाई करने लगे, अपनी अस्मिता की भाषा मानने लगे, और जब उनसे पूछा जाता है कि आपकी मातृभाषा कौन सी है तो वो बेहिचक उर्दू को अपनी मातृभाषा बता देते हैं, जबकि वे उच्च उर्दू का बिल्कुल ज्ञान नहीं रखते, वे पर्शियन लिपि नहीं जानते, वो हाई उर्दू के प्रयोग को नहीं जानते, वो सामान्य हिंदुस्तानी बोलते हैं और उसी में लिखते समझते और दूसरों से संपर्क करते हैं। इसलिए ये प्रश्न बिल्कुल सही बात है कि ये सामाजिक या भाषाई अस्मिता से ज़्यादा जुड़ गया। ये भाषाई सवाल नहीं है, ये सवाल भाषा और शैली का है। इसलिए ही जब हम हिंदी भाषा क्षेत्र की बात करते हैं तो हमें हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी के इन पक्षों पर अवश्य विचार कर लेना चाहिए और उन षड्यंत्रों की भी हमें जानकारी होनी चाहिए जिनकी वजह से इन दोनों भाषा रूपों में और हिंदू और मुसलमानों के बीच एक दीवार खड़ी की गई, और उस दीवार को तोड़ने का प्रयत्न हमारे भाषाविद निरंतर करते रहे। और आज ये सच्चाई सामने आ गई है कि ये दोनों एक ही भाषा के दो शैली भेद हैं और जिनका मूल रूप हिंदुस्तानी है, जिससे निकलकर ये सामने आई, बल्कि इन्हें कृत्रिम रूप में निकालकर या दिखाकर अंग्रेज़ों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि का यत्न किया था।